नाम इसकी छोटी आत है, काम इसका सबसे बड़ा है। नाम इसकी छोटी आत है, काम इसका सबसे बड़ा है। पूरे शरीर की जिम्मेदारी इसी के कंधों पर अड़ा है। पूरे शरीर की जिम्मेदारी इसी के कंधों पर अड़ा है। तुम कितना भी खाना खा लो मेरे रसगुल्लो, तुम कितना भी खाना खा लो मेरे रसगुल्लो, उसे पचाने की जिम्मेदारी तो इसी के ऊपर अड़ा है। हेलो दोस्तों, मैं मधु कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग गाँव वाला में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे मजेदार धमाकेदार क्लास, और वो है छोटी याद। छोटी याद का तार तार खोलेंगे इस क्लास में और पूरे कंसेप्ट के साथ आपके खोपड़िया में बैठा के जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो देखिए, छोटी आंत हमारे आहार नाल का, मानव पाचन तंत्र के आहार नाल का सबसे बड़ा अंग है। पूरे आहार नाल की लंबाई मुख गुहा से लेकर गुद्दे तक, पूरे आहार नाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर की होती है। और उसमें अकेले सबसे बड़ा छोटी आंत होता है 6 मीटर लंबा। अकेले 6 मीटर का छोटी आंत हो जाता है। तो ये नाम तो इसका छोटी आंत है, लेकिन काम इसका सबसे बड़ा है। इतना लंबा है ये छोटी आंत। तो इसके बारे में जानेंगे कि इसे, देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि इसकी लंबाई इतनी है, फिर इसे छोटी आंत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बड़ी आंत की अपेक्षा इसकी चौड़ाई जो होती है वो कम होती है। बड़ी आंत की अपेक्षा इसकी चौड़ाई कम होती है, इसीलिए इसे छोटी आंत कहते हैं। बात समझ पाए आप? हाँ, तो इसके छोटी आंत कहने के पीछे का लॉजिक यही है, मीटर की होती है। तो याद रखिएगा, हमने यहाँ पे, देखिए, हम यहाँ पे एक पाचन मान आहार नाल का हमने यहाँ पे फिगर बना दिया है। और आप जो, हम इसको देखिए, इसको कबार के बाहर निकाल दिए हैं, छोटी आंत को देख रहे हैं हम, हाँ, ताकि आसानी से समझ पाए। अब आप लोगों का आहार नाल छोटी आंत तो नहीं निकालेंगे, तो हम इसी का निकाल दिए हैं। चुनुआ है, चुनुआ, इसका क्या नाम है? चुनुआ। ये चुनुआ का आहार नाल है, चुनुआ का, चुनुआ, चुनुआ, ये चुनुआ का आहार नाल है। हमने क्या कहा? चुनुआ के आहार नाल में से छोटी आंत को बाहर निकाल के इधर लगा दिया। आपको समझाने के लिए बस ये काम की हूं। चलिए, तो हम पहली बात अगर जानते हैं तो छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है जी? हम हेडिंग डाल देते हैं, छोटी आंत। ठीक, तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है जी? तो 6 मीटर लंबा होता है छोटी आंत। ठीक, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, सबसे लंबा अंग होता है, सबसे लंबा अंग होता है। कौन? छोटी आंत। ये काम क्या करती है जी छोटी आंत? तो ये इसी छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, पूर्ण पाचन होता है। यानी कि छोटी मुख गुहा से भोजन पचाते 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 छोटी आंत में आते हैं और पूरी तरीके से छोटी आंत में भोजन का पाचन हो जाता है। पाचन की सेवा समाप्त छोटी आंत में जाकर के। तो छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा, बताइए, भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? तो आहार नाल के छोटी आंत में। बात समझ पाए? तो छोटी आंत में पूर्ण पाचन होते हैं। तो पूर्ण पाचन होते हैं तो इसमें पाचन एंजाइम्स भी होते होंगे। अब कौन होते हैं भाई, हम बताएंगे आपको। तो चलिए, अगर हम बात करते हैं तो छोटी आंत कैसा दिखता है, तो देखिए, छोटी आंत जो है वो लगभग इसके 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं जी? 3 भाग। सबसे ऊपर वाला भाग जो अमाशय से जुड़ा रहता है, सबसे ऊपर वाला भाग जो अमाशय से जुड़ा रहता है, उसको ग्रहणी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रहणी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रहणी, या इसी को डेडुनम भी बोलते हैं, डेडुनम। ठीक, डेडुनम, ग्रहणी। इसके मध्य वाले भाग को हम लोग कहते हैं जेजुनम। क्या कहते हैं? जेजुनम, जेजुनम। और इसके सबसे नीचे वाले भाग को कहते हैं इलियम। क्या कहते हैं? इलियम। और ये इलियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि इसी इलियम में भोजन का पाचन होता है। छोटी आंत के इलियम वाले भाग में ही भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण छोटी आंत के इलियम वाले भाग में ही होता है। क्यों बताएंगे क्यों होता है, आगे हम पढ़ेंगे। तो छोटी आंत के कौ भाग होता है? याद करिए, छोटी आंत के 3 भाग, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। डेडुनम, जेजुनम, इलियम, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, 3 भाग होते हैं छोटी आंत के। ठीक, तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अमाशय, छोटी आंत का कौन सा भाग अमाशय से जुड़ा रहता है, ग्रहणी या डेडुनम? ठीक, और अमाशय के वो भाग जहां पे भोजन का पूर्ण रूप से पाचन और अवशोषण होता है, इलियम। बात समझ पाए? और मध्य भाग को क्या कहते हैं? जेजुनम। तो इस तरीके से छोटी आंत को 3 भागों में बांट दिया गया है। देखिए,
छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में हम एक एक बात को जानेंगे। छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में आमाशय से भोजन उतरता है और वो अम्लीय प्रवृत्ति का रहता है। तो इधर से पित्त रस भोजन में मिल करके उसे क्षारीय बना देता है और इधर से अग्नाशय रस भोजन में मिल जाते हैं और पूरी तरीके से भोजन जो है वो लसलसा होकर के धीरे धीरे छोटी आंत के निचले भाग में उतरने लगता है। तो अगर हम ग्रहणी की बात करें, छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग को, तो एक एक बातों को हम जानेंगे कि छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग या डेडुनम में क्या होते हैं। तो देखिए, छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग जो होते हैं वो आमाशय के पाइलोरिक से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है जी? आमाशय का जो पाइलोरिक होता है, हमने पढ़ रखा है पाइलोरिक ओइलोरिक सब आमाशय के बारे में पढ़ लिया है। पाइलोरिक जो भाग होती है, पाइलोरिक, इसी पाइलोरिक भाग से जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है। ठीक, इसमें जो है कुछ खास प्रकार के एंजाइम्स नहीं निकलते हैं, बस इसमें ये जगह होता है, वो ये घर होता है जहां पे एंजाइम अग्नाशय रस और इधर से पीत रस दोनों आकर के मिलते हैं। तो वो एक घर है। जैसे होता है ना होटल जहां पे जाके उधर से लड़की आती है और इधर से लड़का आता है और दोनों होटल में मिलते हैं, अपना दुख सुख बतियाते हैं। उसी तरीके से ग्रहणी वो भाग होता है जहां पे भोजन आते हैं तो अग्नाशय रस आकर के भोजन से मिल जाता है और इधर से पीत रस आकर के भोजन से मिलता है। तो दोनों को भोजन में मिलाता है ये ग्रहणी वाले भाग में ही। तो याद रखिएगा कि ग्रहणी वाले भाग में भोजन में अग्नाशय रस और पीत रस मिलते हैं। कहां पे जी? तो ग्रहणी वाले भाग में। ठीक, ग्रहणी वाले भाग में जो है दो एंजाइम हार्मोन्स निकलते हैं। छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में दो एंजाइम्स निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं, दो हार्मोन्स निकलते हैं। हमने एक हार्मोन्स को बताया था सिक्रेटिन हार्मोन, और एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम है कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन, ये दो हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक, ये दो हार्मोन्स निकलते हैं। तो छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग से दो हार्मोन्स निकलते हैं और उस हार्मोन्स का नाम है सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन। सिक्रेटिन हार्मोन्स क्या करते हैं जी? तो ये अग्नाशय को उत्तेजित करता है अग्नाशय रस निकालने के लिए, और कोलेसिस्टोकाइनिन पित्ताशय को उत्तेजित करता है पित्त रस निकालने के लिए, तो ये दोनों का भी नाम याद रखिएगा। अब एक छोटा सा सवाल आता है कि जब छोटे आंत के ग्रहणी वाले भाग से हार्मोन्स निकलते हैं तो फिर हम छोटी आंत को अंतःस्रावी ग्रंथि क्यों नहीं कहते हैं? सवाल ये उठता है। तो ध्यान से समझिएगा कि छोटी आंत का जो ग्रहणी वाला भाग है, इसका मुख्य काम हार्मोन्स निकालना नहीं है, बल्कि मुख्य काम पाचन कराना है। उसमें अग्नाशय और पित्त रस को मिला करके भोजन को पाचित योग्य बनाना है, इसका मुख्य काम है। तो इसीलिए हम मुख्य काम के आधार पे ही उसके नाम को देते हैं। तो ये हार्मोन्स निकालना इसका मुख्य काम नहीं है, इसका सेकेंडरी काम है कि हार्मोन्स निकालता है। और वो भी हार्मोन्स किस लिए निकालता है? जरूरत पड़ती है इसको कि वो पाचन के लिए अग्नाशय रस और पित्त रस को ला पाए, इसके लिए हार्मोन्स निकालता है। तो इसका दूसरा काम है, इसीलिए हम इसे सेकेंडरी काम के तौर पर, इसीलिए हम इसे हार्मोन्स ग्रंथि नहीं कह सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि मोबाइल हो गया, तो मोबाइल हम चलाते हैं, मोबाइल का वास्तविक काम है इंटरनेट की सुविधा देना, ताकि हम उस पे जो है इंटरनेट से संबंधित काम कर पाए। लेकिन हम उसी मोबाइल से टॉर्च भी जला लेते हैं, है कि नहीं? तो क्या मोबाइल को हम टॉर्च कह देंगे? नहीं ना, क्योंकि मोबाइल का सेकेंडरी काम है टॉर्च, लेकिन मोबाइल का मुख्य काम क्या है जी? इंटरनेट से अपना काम करवाना, फोन वगैरह लगा के बात कराना, फोन कनेक्ट करना एक दूसरे से। तो हम कभी मोबाइल को टॉर्च नहीं ना कहेंगे। उसी तरीके से छोटी आंत का मुख्य काम है पाचन प्रक्रिया में भाग लेना, उसका मुख्य काम हार्मोन्स निकालना नहीं है, और ये सेकेंडरी काम है कि हार्मोन्स निकालती है। और वो हार्मोन्स भी क्यों निकालती है? अपने प्राथमिक काम को सही ढंग से करने के लिए। इसीलिए हम छोटी आंत को कभी ग्रंथि नहीं क्या बोलते हैं, कभी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं कहते हैं। बात समझ पाए आप? तो ये ग्रहणी वाला भाग हमने जाना कि ग्रहणी में क्या होता है। अब ग्रहणी से भोजन धीरे धीरे उतरता है, जेजुनम में आता है, जेजुनम वाला भाग। तो जेजुनम वाला भाग में कुछ पाचन वगैरह नहीं होता है, बल्कि जेजुनम उस भोजन को
फैलने के लिए जगह देता है। फैलने के लिए क्या देता है? जगह देता है, स्पेस देता है। तो भोजन धीरे धीरे इसमें फैल जाता है, धीरे धीरे फैल जाता है। भोजन जितना ज्यादा फैलेगा आसानी से, उसमें उतना ही अच्छा से वो पाचित हो पाएगा। थोड़ी थोड़ी मात्रा में उस पे एंजाइम्स काम करेंगे और धीरे धीरे उसको पचाते चले जाएंगे। तो भोजन को फैलना बहुत जरूरी है और उस फैलने के लिए जगह होना जरूरी है, और वो जगह देता है जेजुनम। क्या देता है जी? जेजुनम। तो भोजन जब ग्रहणी से नीचे उतरता है तो जेजुनम में पाचन नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं इस भाग में छोटी आंत के। तो इसीलिए यहाँ पे तो केवल भोजन को फैलने का जगह मिलता है, तो भोजन फैल जाता है। फिर वो भोजन धीरे धीरे फैलते हुए आता है छोटी आंत के इलियम वाले भाग में उतरता है। कहाँ उतरता है? इलियम वाले भाग में। तो जेजुनम में हमें इतना ही याद रखना है कि यह भोजन को फैलने का जगह देता है, स्पेस देता है। अब भोजन कहाँ आ जाता है? इलियम वाले भाग में। तो अब हम इलियम के बारे में जानेंगे। तो हम ग्रहणी को मिटाते, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। उसके बाद हम अगर अब इलियम के बारे में जानते हैं कि इलियम में क्या क्या चीजें होती है। तो देखिए, इलियम की अगर बात करें तो ये छोटी आंत का सबसे निचला भाग होता है। छोटी आंत का निचला भाग होता है। छोटी आंत का निचला भाग होता है। छोटी आंत का सबसे निचला भाग होता है और यही भागवा बड़ी आंत से जुड़ा रहता है। तो इलियम वाला भाग का ही संबंध बड़ी आंत से होता है। तो लिख सकते हैं कि यह बड़ी आंत से जुड़ा रहता है। ये बड़ी आंत से जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है। बस समझ पाए? हाँ। इसमें होते हैं पूर्ण पाचन। इसमें क्या होते हैं जी? पूर्ण पाचन। क्यों होते हैं जी इसमें पूर्ण पाचन? क्योंकि इसमें पाई जाती है आंत्र ग्रंथियां। इसमें क्या पाई जाती है? आंत्र ग्रंथियां। और उस आंत्र ग्रंथि में से बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं जो अलग अलग पदार्थों पे काम करते हैं, अलग अलग कार्बनिक पदार्थों को तोड़ करके उसके उसी सबसे सरल रूप में ला देते हैं। इसके अलावा इसमें भोजन का अवशोषण होता है। पूर्ण पाचन तथा भोजन का क्या होता है? अवशोषण भी होता है इसी भाग में, क्योंकि इसी भाग में अंगुली की तरह संरचना पाई जाती है जिसे दीर्घरोम या विलाई कहते हैं। दीर्घरोम या विलाई कहते हैं। यह छोटी आंत की इलियम वाले भाग के नीचे भीतरी परत की कोशिकाओं में यह पाई जाती है और इसी की वजह से भोजन का अवशोषण होता है। तो इलियम वाले भाग में पूर्ण पाचन के साथ साथ अवशोषण भी होता है। ठीक, तो अब हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी आंत्र ग्रंथियां पाई जाती है। आंत्र ग्रंथियां, तो याद रखिएगा इसमें आंत्र ग्रंथियां पाई जाती है जिसमें से आंत्र रस निकलते हैं। इसमें से क्या निकलते हैं? आंत्र रस, जिसे सक्स एंटेरिकस भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सक्स एंटेरिकस। एंटेरिकस भी कहते हैं। आंत्र रस निकलते हैं। बात समझ पाए आप? तो इस आंत्र रस में कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं जी? तो इसमें से हम याद रखेंगे कि इसमें एक ट्रिक याद रखिएगा आप। कौन सा ट्रिक याद रखना है जी हमें? तो हमें ट्रिक याद रखना है स्मॉल, SMELL। ठीक, ए नहीं ई लिखेंगे याद करने के लिए। एन और बाद स्मॉल एन लिख लेंगे, स्मॉल एन लिख लेंगे। याद करिए, एस से सुक्रेस, एम से माल्टेस, ये एंजाइम्स का नाम है। और ई से याद रखिएगा इरेप्सिन, इसे ही हम लोग कहते हैं पेप्टाडेस। इसी को हम लोग कहते हैं पेप्टाडेस, इसी को हम लोग कहते हैं पेप्टाडेस भी। एल से निकलता है लाइपेस, और एक एल से निकलता है लैक्टेस, और एन से निकलता है न्यूक्लियाइड्स। न्यूक्लियाइड्स निकलते हैं। तो इसमें से कुल मिलाकर के 7 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। हमें स्मॉल एन से याद रखना है। एस से सुक्रेस, एम से माल्टेस, ई से इरेप्सिन या पेप्टाइडेस, इसी को कहते हैं पेप्टाइडेस, एल से लाइपेस, एल से लैक्टेस और एन से न्यूक्लियाइड्स। ये 7 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं छोटी आंत के आंत्र ग्रंथियों से, और इन 7 का अलग अलग काम होता है। ये 7 क्या करते हैं? अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने का काम करते हैं। तो आप याद रखिएगा, हमें कैसे याद रखना है? स्मॉल एन
SMELL, मीनिंग याद रखिएगा, SMELL, स्मॉल n लिख लीजिएगा। ए से ले सुक्रेस, M से माल्टेस, E से इरेप्सिन या इसी को हम लोग कहते हैं पेप्टाइडेस, L से लाइपेस, एक L से लैक्टेस और एक N से हो जाता है न्यूक्लियाइड्स। ठीक, सुक्रेस क्या करते हैं जी, तो ये पचाते हैं सुक्रोज को। किसको पचाते हैं? सुक्रोज को। सुक्रोज को तोड़ करके ग्लूकोज और माल्टोज में बदल देते हैं। किसको तोड़ देते हैं जी? सुक्रोज को तोड़ करके ग्लूकोज और माल्टोज में बदल देते हैं। उसके बाद आते हैं माल्टेस। ये माल्टेस जो है वो माल्टोज को, किसको? माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देता है। देख लीजिए, सब अपने सरल रूप में टूट रहे हैं। सुक्रेस सुक्रोज को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ दे रहा है, फिर माल्टेस इस माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ दे रहे हैं। उसके बाद इरेप्सिन क्या करते हैं, तो इरेप्सिन पेप्टाइड को, किसको? पेप्टाइड को। पेप्टाइड याद रखिए कि प्रोटीन का पाचन पेट से शुरू होता है और जो पेट में पाए जाते हैं, पेट में प्रोटीन टूट करके तोड़ने वाले कौन होते हैं जी? देखिए, हम एक कनेक्शन याद रखिएगा कि ऐसे हम यहां पे लिख देते हैं कि पेट को ही हम लोग अमाशय बोलते हैं। यहां पे लिख देते हैं अमाशय। अमाशय में प्रोटीन कौन टूटता है जी? प्रोटीन अमाशय में प्रोटीन टूटता है। तोड़ने वाला कौन है? पेप्सिन एंजाइम। कौन सा? पेप्सिन एंजाइम। प्रोटोन को तोड़ करके किसमें बदल देता है? पेप्टोन में। किसमें बदल देता है? पेप्टोन में। फिर यह पेप्टोन अग्नाशय के जो अग्नाशय का ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम, वो एंजाइम इस पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। और फिर ये पेप्टाइड में जो छोटी आंत्र की जो आंत्र रस होते हैं, आंत्र रस का जो एंजाइम है इरेप्सिन, इसका क्या नाम है? इरेप्सिन एंजाइम इस पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। किसमें तोड़ देता है जी? अमीनो अम्ल में। किसमें तोड़ देता है? अमीनो अम्ल में। तो प्रोटीन किसमें टूट गया? अपने सरल कार्बनिक पदार्थ अमीनो अम्ल में टूट गया। प्रोटीन जटिल कार्बनिक पदार्थ से किसमें टूट गया? सरल कार्बनिक पदार्थ में। तो जो इरेप्सिन यही काम करता है, पेप्टाइड को किसमें तोड़ देता है जी? तो पेप्टाइड को तोड़ देता है अमीनो अम्ल में। अमीनो में ऐसे रहता है, अमीनो अम्ल में। तो देखिए, सुक्रोज को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ दे रहा है, माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ दे रहा है, इरेप्सिन पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में तोड़ रहा है। यहाँ पे प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो गया। उसके बाद लाइपेस क्या करते हैं जी? तो ये वसा को किसमें बदल देते हैं? वाष्य अम्ल में। किसमें बदल देते हैं? वाष्य अम्ल और ग्लिसरॉल में, वाष्य अम्ल और ग्लिसरॉल में। उसके बाद लैक्टेस क्या करते हैं जी? तो ये लैक्टोज को, किसको? लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लाइक्टोज में बदल देता है। किसमें बदल देता है? ग्लूकोज और ग्लाइक्टोज में बदल देता है। लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लाइक्टोज में बदल देता है। और ये न्यूक्लियाइड्स क्या करते हैं जी? तो ये न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ते हैं। किसको तोड़ते हैं जी? न्यूक्लिक अम्ल को। न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ते हैं। तो इस तरीके से हमारे छोटे आंत में सभी चीजें टूट जाती है और उसका पूर्ण पाचन हो जाता है। वो सरल रूप में आकर के पूरी तरीके से अपना सरल रूप में बदल जाती है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे छोटे आंत के आंत्र ग्रंथि सेक्स एंटेरिकस से 7 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। सुक्रेस, जो सुक्रोज को, देखिए नाम से स्पष्ट है, सुक्रोज को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ दे रहा है। फिर इस माल्टोज को, माल्टेस जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ दे रहा है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया। इरेप्सिन प्रोटीन वाला जो पेप्टाइड है उसको अमीनो अम्ल में बदल देता है, प्रोटीन का पाचन हो गया। उसके बाद लाइपेस क्या करता है? वसा को वाष्य अम्ल में बदल देता है, वसा का पाचन हो गया। उसके बाद लैक्टेस क्या करता है? लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लाइक्टोज में बदल देता है, यहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया। उसके बाद न्यूक्लियाइड क्या करता है जी? तो न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ देता है उसके सरल रूप में। तो इस तरीके से हमारे छोटी आंत के इलियम वाले भाग में सभी जटिल कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण पाचन हो जाता है और वो अपने सरल रूप में आ जाते हैं। बात समझ पाए? उसके बाद हमारे छोटी आंत में उंगली की तरह एक संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं दीर्घ रोम। क्या कहते हैं? दीर्घ रोम, या इसी को हम लोग कहते हैं विलाई।
क्या कहते हैं, विलाई। इस तरीके की अंगुली जैसी संरचना होती है, अंगुली जैसी ऐसी संरचना होती है विलाई। और इसी विलाई के कारण जो पचा हुआ भोजन होता है वो आसानी से अवशोषित कर पाती है विलाई की कोशिका, और वहां से वो ब्लड में जाकर के मिल जाते हैं। तो अवशोषण का काम भी इलियम वाले भाग में ही हो पाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम वाले भाग में ही हो पाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे पाई जाते हैं दीर्घरोम या विलाई, जो पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेता है और फिर उसे क्या कर देता है, रक्त में मिला देता है। तो ये छोटी आंत इसीलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो भोजन में जितने भी जरूरी चीज थे वो सब पच गए, अवशोषित हो गए। अब जो बचा अपशिष्ट पदार्थ है, अब उस अपशिष्ट पदार्थ को अब निकालना है। तो वो अपशिष्ट पदार्थ अब छोटी आंत से आ जाता है बड़ी आंत में। कहाँ आ जाता है? बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में आने के बाद बड़ी आंत में कोई एंजाइम्स वगैरह नहीं होते हैं कि बड़ी आंत भोजन का पाचन करेगा। यहाँ पे केवल जल का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है? जल का। यानी कि इस अपशिष्ट भोजन में जो अपशिष्ट पदार्थ हो गए भोजन का, उसमें जितने भी जल होते हैं वो सभी जल को अवशोषित कर लेता है। अगर वो अवशोषित नहीं करेगा तो हमारे शरीर में जल की कमी होने लगेगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो ये जल को अवशोषित कर लेता है। तो बड़ी आंत भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। तो ये छोटी आंत की पूरी कहानी थी। तो क्या आपको समझ में आया कि छोटी आंत क्या है, कैसे है? सारी चीजें हम यहाँ पे बता दिए। अब हम जानते हैं बड़ी आंत के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? बड़ी आंत के बारे में। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब हम जानेंगे बड़ी आंत के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? बड़ी आंत के बारे में। ठीक, देखिए बड़ी आंत को हम लोग सेकंड मेमोरी बोलते हैं, सेकंड दिमाग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भैया? क्योंकि इसका काम ही ऐसा है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, इसमें हमारे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो क्या बोलते हैं, एक्टिव रहते हैं, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट काम करते हैं। तो हम सबसे पहले अब जानने वाले हैं बड़ी आंत के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? तो बड़ी आंत के बारे में। तो एक बार चुनुआ से पूछ लेते हैं कि का रे चुनुआ, तो बड़ी आंतवा निकाल के बहरी ले ले, थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाना है। तो भाई चुनू, तुम्हारा बड़ी आंत हम तुमसे बिना पूछे निकाल रहे हैं। ठीक, तुमको जो करना है कर लेना। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं जी, बड़ी आंत को, चुनुआ का बड़ी आंत बाहर निकाल लेते हैं। ठीक, तभी तो हम आपको पढ़ा पाएंगे। आप लोगों के लिए किसी का भी आंत, किडनी, लीवर सब निकाल देंगे हम, ताकि आप लोगों को पढ़ा पाए। पढ़ाने के बाद फिर निकाला का देंगे, दे देंगे, क्या दिक्कत है? लेके थोड़ा ना घरे जाएंगे। हमरों में है जी छोटी आंत बड़ी आंत, लेकिन हम निकाल देंगे तो पढ़ाएंगे कैसे? देखिए, तो ये है हमारे बड़ी आंत की संरचना। बड़ी आंत को 4 भागों में बांटा गया है। बड़ी आंत को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। तो सबसे पहले तो आप ये जानिएगा कि छोटी आंत से अपचा हुआ भोजन, जो अपशिष्ट भोजन हो जाता है, वो बड़ी आंत में आ जाता है। ठीक, और छोटी आंत का कौन सा भाग बड़ी आंत से जुड़ा रहता है? इलियम वाला भाग, जहां पे पूर्ण पाचन होते हैं। तो देखिए बड़ी आंत का ये वाला भाग, जिसको हम लोग, देखिए ध्यान से आप समझिएगा, तो बड़ी आंत के कुल हम लोग इसको कितने भागों में बांट दिए हैं? तो 3 भागों में बांटा जाता है। तो याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं सीकम। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सीकम। इस भागवा को हम लोग क्या कहते हैं? सीकम। और ये पूरे भाग को हम लोग कहते हैं कोलोन। क्या कहते हैं? कोलन। क्या कहते हैं? कोलन। और ये वाला भाग को कहते हैं रेक्टम। क्या कहते हैं? रेक्टम। तो बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम, कोलन, रेक्टम। बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कोलन होता है। ये सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा भाग होता है कोलन। ठीक, और इस कोलन को भी, इस देखिए ये सीकम हो गया, अब इस कोलन को भी 4 भागों में बांटा गया है। कोलन को भी कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। इसको हम लोग कहते हैं, जो इस तरीके से खड़ा है, ये तो सीकम हो गया। ये वाला भाग को हम लोग कहते हैं, इस भाग को हम लोग कहते हैं ऊपरगामी कोलन। ऊपरगामी कोलन, ऊपरगामी कोलन। इसको हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ कोलन। क्या हम लोग कहते हैं? अनुप्रस्थ कोलन। अनुप्रस्थ कोलन। और इस वाले भागवा को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वगामी कोलन। क्या कहते हैं? कोलन के भी 4 भाग होते हैं। कोलन के भी 4 भाग होते हैं। इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं, ये तो सीकम हो गया, इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं ऊपरोगामी कोलन। इस वाले भाग को कहते हैं अनुप्रस्थ कोलन। इस वाले भाग को कहते हैं ऊर्ध्वगामी कोलन। और इस वाले भाग जो हो गया, इसको हम लोग कहते हैं सिग्मोइड कोलन। सिग्मोइड कोलन। सिग्मोइड कोलन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिग्मोइड कोलन। ये जो आप भाग देख रहे हैं, ये इसको हम लोग कहते हैं सिग्मोइड कोलन, ऊर्ध्वगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, ऊपरोगामी कोलन।
4 प्रकार के कोलन होते हैं, बात समझ पाए। और नीचे वाला भाग को हम लोग क्या कह देते हैं, रेक्टम। और इस बड़ी आंत में क्या होता है जी, कुछ पाचन वाचन नहीं होता है। अपशिष्ट भोजन में से जल का अवशोषण होता है। क्या होता है जी, जल का अवशोषण। क्या होता है जी, जल का अवशोषण। बात समझ पाए आप। तो बड़ी आंत में जल का जो अवशिष्ट भोजन में जो जल बच जाते हैं उस जल को अवशोषित कर लेता है। अगर किसी व्यक्ति का बड़ी आंत खराब हो जाता है तो वो जल को अवशोषित नहीं कर पाता है, तो लैट्रिन क्या हो जाती है, पतली होने लगती है, क्योंकि लैट्रिन के साथ जल भी रहते हैं तो वो बाहर निकलने लगते हैं और लैट्रिन क्या होने लगती है, पतली होने लगती है। ठीक, बड़ी आंत के बारे में हम लोगों ने जान लिया। तो क्या क्या जाना बड़ी आंत के बारे में, तो बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम, कोलन, रेक्टम। कोलन के भी 4 भाग होते हैं, ऊपरगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, अधोगामी कोलन, सिग्मोइड कोलन। 4 भाग होते हैं कोलन के। उसके बाद ये नीचे वाला भाग रेक्टम हो जाता है। इसी रेक्टम में आकर के, क्योंकि देखिए बड़ी आंत में तो केवल जल का अवशोषण होता है, इसी रेक्टम में आकर के रेक्टम में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, अपशिष्ट पदार्थ, लैट्रिन अपशिष्ट पदार्थ इसी रेक्टम में आकर के इकट्ठा रहता है। और फिर जब हमें जरूरत, जब लगता है, महसूस होता है, तो हम इसे क्या कर देते हैं, इकट्ठा रहता है। और जब हमें लगता है कि इसे बाहर निकालना है तो हम लोग इसी रेक्टम से फिर मल द्वार, ये गुद्दा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मल द्वार, मल द्वार या मलाशय, या इसी को हम लोग कहते हैं गुद्दा। गुर्दा ना, गुर्दा मतलब किडनी होता है, गुद्दा, गुद्दा। और इसी से उसको क्या कर देते हैं, अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं। बात समझ पाए आप। तब जाकर किस तरीके से हमारे शरीर में पाचन होता है। देखिए हमारे बड़ी आंत के जो सीकम भाग होता है, यहीं पे एक उंगली जैसी ऐसी संरचना होती है, एक, जिसको हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स। इसका कोई काम नहीं होता है हमारे शरीर में, ये एक अवशेषी अंग है, कोई काम नहीं होता है इसका। ऐसा माना जाता है कि हमारे पूर्वजों का पूंछ होता था और वो पूंछ यहीं से, इसी से निकलता था, और अब पूंछ की जरूरत नहीं है, तो वो पूंछ का ही अवशेष है जो हमारे शरीर में बचा रह गया है, उसका कोई काम नहीं होता है, और वो अवशेषी अंग होते हैं। जब इस अपेंडिक्स में सूजन हो जाते हैं, जब इसमें क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है, तो फिर इसे काट करके बाहर निकालना पड़ता है। इसके काट के बाहर निकालने से हमारे शरीर में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ये अवशेषी अंग कोई काम ही नहीं करता है, तो फिर इससे दिक्कत क्या होगी। घर में अगर कोई ऐसा लड़का है जो कोई काम नहीं कर रहा है, उस घर में रहे या बाहर रहे, उससे क्या मतलब होता है, घर वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरीके से अपेंडिक्स घर में रहे, शरीर के अंदर रहे या बाहर रहे, वो कोई काम ही नहीं करता है, तो शरीर पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, तो ये बात आप लोग को याद रखना है। चलिए, तो हम पूरा एक बात और आप लोग को बताना भूल गए थे, या बता देंगे हम अभी ही। तो हम लोगों ने अभी तक से बड़ी याद पढ़ा था, अब हम एक समीकरण पढ़ना आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए हम लोगों ने पूरा मानव पाचन तंत्र कंप्लीट कर लिया। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेती है और आपको जानना जरूरी है, तो हम आपको ये बता देते हैं कि देखिए एक सारांश के तौर पे कि मानव में पाचन तंत्र के 5 चरण होते हैं। सबसे पहले तो वो अंतःग्रहण करता है, अंतःग्रहण करता है, फिर अंतःग्रहण होने के बाद पाचन होते हैं। ये मानव में पाचन की प्रक्रिया है, मानव में पाचन प्रक्रिया के चरण, पाचन प्रक्रिया के चरण कितने चरण में होते हैं, तो 5 चरण में। सबसे पहले अंतःग्रहण, फिर होता है पाचन, फिर होते हैं अवशोषण, फिर होता है श्वांगीकरण, फिर हो जाता है निष्कासन, निष्कासन। तो ये 5 चरण में हमारा मानव पाचन तंत्र में पूरी तरीके से पाचन पूर्ण होता है। तो सबसे पहले मुख गुहा से अंतर्ग्रहण करते हैं, फिर पूरे आहार नाल में, पेट में, छोटी आंत में जाकर के पूरी तरीके से जो है पूर्ण पाचन हो जाता है। पाचन होने के बाद छोटी आंत में ही हमारी बिलाई पाई जाती है, जहां से अवशोषण हो जाता है। अवशोषण कहने का मतलब है कि पचा हुआ भोजन ब्लड में मिल जाता है, और फिर ब्लड में मिल करके उस ऊर्जा का उपयोग हम लोग जब करने लगते हैं तो वो श्वांगीकरण कहलाने लगता है। और फिर जब उसके बाद उस ऊर्जा के उपयोग से जो अवशिष्ट बनते हैं उसको निष्कासन कर देना, बाहर निकाल देना ही निष्कासन कहलाता है। तो 5 चरण में जो है मानव का पाचन पूरा होता है। उसके बाद हम लोगों ने एक और बात जाना था, प्रोटीन के पाचन का समीकरण समझ लेते हैं। प्रोटीन का पाचन, तो देखिए सबसे पहले प्रोटीन पाचित होता है पेप्टोन में,
और पचाने वाला कौन है? पेप्सिन एंजाइम। ठीक, और ये कहां होता है? आमाशय में। ठीक, उसके बाद पेप्टोन टूटता है पेप्टाइड में, पेप्टाइड में, और तोड़ता कौन है जी? ट्रिप्सिन एंजाइम। ये होता कहां है? अग्नाशय में। फिर पेप्टाइड टूटता है अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में। इसको तोड़ने वाला कौन होता है? इरेप्सिन। और कहां पर होता है जी? तो छोटी आंत में। तो ये आपको समीकरण याद रखना है, प्रोटीन के पाचन का समीकरण आपको ध्यान में रखना है कि प्रोटीन सबसे पहले पेप्टोन में तोड़ता है, तोड़ने वाला पेप्सिन होता है, आमाशय में रहता है ये। फिर पेप्टोन टूटता है पेप्टाइड में, तोड़ने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम है जो अग्नाशय से निकलता है। फिर ये पेप्टाइड टूटता है अमीनो अम्ल में, तोड़ने वाला इरिप्सिन एंजाइम होता है ये छोटी आंत में। ठीक, एक और समीकरण याद रखिएगा कि जब मुख गुहा में भोजन होता है तो बोलस कहलाता है। मुख गुहा में भोजन को क्या हम लोग कहते हैं? मुख गुहा में ये भोजन क्या कहलाता है? बोलस। फिर ये बोलस जब आमाशय में आ जाता है तो ये काइम कहलाता है। काइम इसको कहां कहते हैं जी? आमाशय में। और फिर ये आमाशय के बाद जब ये छोटी आंत में होता है तो काइल कहलाता है। काइल ये कहां कहलाता है? छोटी आंत में। ठीक, तो यह भोजन का नाम भी याद रखिएगा कि जब मुख गुहा में भोजन होता है तो बोलस कहलाता है, जब पेट में रहता है तो आमाशय में तो काइम कहलाता है, छोटी आंत में काइल कहलाता है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। जब हम उल्टी करते हैं तो पेट से निकलता है काइम, और जब हम उगिलते हैं मुंह में से तो बोलस होता है। तो अब हमारा जो है पूरी तरीके से पाचन, मानव पाचन तंत्र समाप्त हो गया। पहला लेसन, क्लास 10th का पहला लेसन जीव प्रक्रम जो हम शुरू किए थे वो समाप्त हो गया। बहुत जल्द हम इसका 1 शॉट लाएंगे आप लोग के रिवीजन के लिए। तब तक के लिए अगर आपको ये क्लास पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।